आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दरों को 25% और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के बाजार में भारत के सामान पर 25% की जगह 50% टैरिफ लगाया जाएगा और इस तरह भारत उन देशों की सूची में सबसे ऊपर आ जाएगा जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका का टकराव इस हद तक बढ़ जाएगा, लेकिन आज ये हुआ और अब लगता है कि ये टैरिफ की लड़ाई लंबी चलने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है, इसीलिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की दरों को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब इनकी दलील सुनिए। और ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज से 21 दिन के बाद से लागू होगा, यानी 7 अगस्त से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ, फिर 27 अगस्त यानी कल के बाद 21 दिन के बाद 27 अगस्त से भारत के सामान पर कुल 50% टैरिफ लगने लगेगा। अब इसकी गंभीरता को आप समझिए। मैं आपको कुछ देर में बड़ी स्क्रीन पर लिए चलूंगी और बताऊंगी। मेरे हाथ में ये एमईए की तरफ से जो रिस्पांस आया है ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूं, क्योंकि अब भारत ने भी सख्त शब्दों में कहा है कि जो अमेरिका है वो हाल के दिनों में भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया से, उस पर अटैक कर रहा है। हमने ये साफ साफ कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो मार्केट फैक्टर्स पर आधारित है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि 1.4 बिलियन जो भारतीय हैं उनकी ऊर्जा सुरक्षा, उनकी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको हम ध्यान में रखें। तो हम नीचे भी चलाकर दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, भारत ने क्या संदेश दिया है। साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी हमें अपने देशवासियों को देनी ही देनी है और उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरा पॉइंट जो ये लिखा है और उसके बाद आगे ये भी लिखा गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ये फैसला ले रहा है कि वो एडिशनल टैरिफ यानी और भी टैरिफ बढ़ाएगा और बहुत सारे अन्य देश हैं जो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ही काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका को जवाब दिया है एमईए ने और ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की तरफ से जवाब आया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी कहा है अंत में, जो आखिरी पॉइंट है, कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहा है कि ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, तार्किक नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहा है कि भारत हर एक्शन लेगा, हर वो काम करेगा जो राष्ट्रहित में है। अब आपको मैं बड़े स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और यहां पर दिखाती हूं कि टैरिफ के मामले में क्या इंडिया फिलहाल करता हुआ दिख रहा है और अमेरिका के 15 ट्रेड पार्टनर्स जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इन देशों की सूची को देखिए जिनके साथ अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार करता है। इनमें चीन तीसरे नंबर पर है, जो आप सिग्निफिकेंस देखेंगे अलग अलग देशों का। भारत 9वें नंबर पर है, ब्राजील 15वें नंबर पर है। तमाम देश जिनके साथ वो व्यापार करता है, 15वें नंबर पर ब्राजील आपको दिख रहा है, जिनके साथ हम व्यापार, कुल मिलाकर ये 15 देश हैं जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आप परिस्थिति को देखेंगे, इस सूची को देखेंगे, तो इसमें यह लिखा है, इस पूरी सूची में अमेरिका के 15 जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें देखिए 50%, अमेरिका के जो 15 ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा टैरिफ कौन कौन से देशों पर अमेरिका लगा रहा है? तो ये 50% है भारत पर, 50% है ब्राजील पर, कनाडा पर जिसके साथ वो इतना व्यापार करता है वहां पर 35% है, चीन पर 34%, 90 दिन का उनको फायदा दे दिया है आगे टालकर, ताइवान के साथ 20%, वियतनाम के साथ 20%, जापान के साथ 15%, जर्मनी के साथ 15%, दक्षिण कोरिया के साथ 15% और यूके यानी इंग्लैंड के साथ 10%। लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ अब 2 देश जिस पर वो लगा रहा है वो 2 देश हैं, भारत और ब्राजील। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा टैरिफ किसी देश पर अमेरिका ने नहीं लगाया है। ब्राजील और भारत दोनों पर 50% है, लेकिन ब्राजील अमेरिका के साथ सिर्फ
1.9%, यानी 1.9%, लगभग 2% का व्यापार करता है। इसीलिए 50% टैरिफ से ब्राजील का उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान भारत का होने वाला है। उदाहरण के लिए 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कितना व्यापार हुआ है। भारत और अमेरिका का पूरा व्यापार तो 2023 और 24 में 9.91 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। 9,91,000 करोड़ का, इसको आप समझ लीजिए। और इसी के साथ आप जो निर्यात देख रहे हैं वो 6.42 लाख करोड़ का है। और ये जो 50% टैरिफ लग जाएगा, भारत ने अमेरिका को कुल 6,42,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। अब इसी सामान पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत का सामान ऐतिहासिक रूप से महंगा हो जाएगा अमेरिका में। जो सामान हमने अमेरिका के बाजार में 2 साल पहले 6,42,000 करोड़ रुपए में बेचा था, ये वाला निर्यात, वही सामान उतनी ही मात्रा में अब कितनी कीमत का हो जाएगा, यानी 50% टैरिफ लगा दीजिए तो यही मात्रा इसका 9.63 यानी 9,63,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का जो टैरिफ है वो बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या इसका असर होगा? ये टैरिफ भारत या अमेरिका की सरकार को नहीं देना होगा, ये टैरिफ अमेरिका के लोगों को भरना होगा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, कई लोग जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये टैरिफ लॉन्ग टर्म में इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिका में महंगी होती है तो यही चीजें अमेरिकियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने होंगे, और अमेरिका के लोग यहां ये देखेंगे कि अगर भारत का सामान उन्हें महंगा पड़ रहा है तो वो भारत का सामान कम खरीदेंगे। इससे भारत का अमेरिका को निर्यात कम हो जाएगा। और अगर निर्यात कम होगा, क्योंकि अब ये कीमत, ये जो 6,42,000 करोड़ की जगह 9,63,000 करोड़ है, तो ऐसे में ये पैसा अगर अमेरिकियों को देना होगा तो वो समझ जाएंगे, इससे कम खरीदेंगे भारत का सामान। इससे भारत के करोड़ों लोगों के लिए आने वाले वक्त में जो काम कर रहे हैं, जिनके वहां पर सामान जाता है, उनको ऑर्डर्स कम आएंगे। अगर ऑर्डर्स कम आते हैं, उत्पादन घटता है, नौकरियों तक मामला जाएगा और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, इन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अमेरिकी अब तक इतनी कीमत में तमाम सामान खरीद रहे थे, उनके लिए कीमत अब इतनी हो जाएगी और उनके लिए ये सब कुछ जो महंगाई का भयावह सबब लेकर आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन इससे भारत के 5 सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सबसे ऊपर है टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, जिसमें 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। दूसरे नंबर पर ऑटो सेक्टर, दूसरे नंबर पर देखिए ऑटो सेक्टर है, इसमें 3 करोड़ लोग ऑटो सेक्टर में काम करते हैं। तीसरा सेक्टर जल्दी से दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं। चौथे नंबर पर मरीन प्रोडक्ट्स यानी मछलियों जैसे का जो खाना है, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सी फूड हो, जिसमें 50 लाख लोग काम करते हैं, क्योंकि सी फूड का जो यहां से जो भी है वो व्यापार काफी वहां पर जाता है हमारा ऑर्डर्स। और 5वें नंबर पर है जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न आभूषण, 50 लाख लोग इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बड़ी वाली स्क्रीन पर और यह दिखाते हैं कि भारत पर 50% टैरिफ लगने से सबसे ज्यादा फायदा किन देशों को हो सकता है। और अगर यह फायदा इन देशों को होता है तो फिर आइए अब आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किन देशों को होगा। समझना यह है कि चीन और वियतनाम को यह फायदा हो सकता है। अमेरिका अपना लगभग 6.5% जो व्यापार है वो करता है चीन के साथ। ये वियतनाम के साथ हम आपको दिखा रहे हैं 4.2% व्यापार, 4.2% अमेरिका का व्यापार है वियतनाम के साथ। भारत के साथ 2.9%। और यहीं पर आप देखिएगा तो चीन के साथ व्यापार ज्यादा करता है। अगर चीन का भी डेटा है तो दिखा दीजिए। पहले अमेरिका चीन और वियतनाम पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाता था। चीन पर 10.5%, 10.7% टैरिफ लगाता था चीन पर। ये देखिए वियतनाम का है 3.9% और भारत पर
यूएस में भारतीय सामान सस्ता इसलिए होता था क्योंकि भारत पर सिर्फ 2.4% टैरिफ लगता था। यह सबसे बड़ा फायदा था। इससे होता यह था कि पुराने टैरिफ से भारत का सामान अमेरिका के बाजार में वियतनाम हो, चीन हो, दोनों से सस्ता होता था। चीन पर पहले से 10.7% का टैरिफ था, वियतनाम पर 3.9% का टैरिफ था। इससे हम हमेशा एडवांटेज में रहते थे क्योंकि हमें लगता था सिर्फ 2.4%, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही थी। लेकिन अब यह एडवांटेज भारत से कम टैरिफ होने के कारण चीन और वियतनाम को मिल सकता है। अगर 50% तक टैरिफ वो भारत पर लगा रहे हैं, 50% टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो वियतनाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां वियतनाम का जिक्र खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन के बाद वैश्विक कंपनियों ने सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पिछले कुछ सालों में वियतनाम में लगाई हैं। ये देखिए, और वियतनाम भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है, और इसीलिए जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इन दो देशों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी 90 दिन का फायदा चीन को दे दिया है अमेरिका ने। 10.7% उन पर था, 3.9% हमें फायदा मिलता था, वो हमारा फायदा। आप सोचिए कि ये 2.4 जो भारत का सामान था, यूएस में भारतीय सामान सस्ता था, ये 2.4% से सीधा 50% हो रहा है। और ये सब कुछ एक पहला तो 25% कल से रोल होगा और अगला 25% अगली बार रोल हो जाएगा। तो असल में ये अमेरिका की एक रणनीति है जिसके तहत वो भारत के निर्यात को कम करके वियतनाम को अपने देश में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और उस पर भारत से काफी टैरिफ लगा रहा है। और चीन को भी उसने 90 दिनों की एक मोहलत दी है, और ये कहा है कि चीन पर टैरिफ की नई दरें अगले 90 दिनों तक लागू नहीं होंगी। अब आइए आपको बताते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर यह भारी भरकम टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि खुद अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है। तो आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाए, कुछ समझाया जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो खुद ही तमाम व्यापार उसके साथ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम से जुड़ी हुई चीजें, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं जांच करूंगा। तो कुछ आंकड़े आज सामने रखना जरूरी है। अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है, और जब से राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से पिछले 6 महीने में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये व्यापार आपने कितना बढ़ाया है, ये जांच की जरूरत नहीं है, ये नंबर्स पब्लिक में हैं। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ध्यान से सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब अमेरिका ने रूस को 300 करोड़ रुपए का सामान बेचा था। 300 करोड़ रुपए का सिर्फ सामान बेचा था। लेकिन 6 महीने बाद जून 2025 में, क्या आप जानते हैं ये आंकड़ा कितना हो गया? 454 करोड़। कैसे ये आंकड़ा बढ़ा है? और ये सब कौन कर रहा था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अपना किया दिखता नहीं। तो क्या ये 454 करोड़, इससे पुतिन ने कहा है कि इस पैसे से हम हथियार नहीं खरीदेंगे यूक्रेन के खिलाफ, इसका क्या वो माला बनाकर पहनेंगे या किसी अलमारी में सजाएंगे? मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका के बाद रशिया की बात करके भारत को टारगेट कर रहे हैं, उस पर यह आंकड़ा तो उनको दिखाना जरूरी है। इसी तरह जनवरी 2025 में अमेरिका ने रूस से 1689 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन अपने 6 महीने के कार्यकाल में 2025 में यह आंकड़ा आपको पता है कितना हो गया? 3489 करोड़ रुपए का हो गया। अब देखिए, यह आंकड़ा उनको नहीं दिखता है। तो क्या ये 3489 करोड़ रुपए का पुतिन हथियार नहीं खरीदने का फैसला करेंगे और इससे वो सामाजिक उत्थान करेंगे या यूक्रेन में भेजेंगे लोगों की भलाई के लिए? ये दोहरा मापदंड जो वो अपना रहे हैं और भारत को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। यानी निर्यात 154 करोड़ रुपए बढ़ा और आयात 1800 करोड़ रुपए बढ़ गया। अब सवाल यही है कि खुद तो अमेरिका रूस के साथ व्यापार बढ़ाए जा रहा है, लेकिन जब भारत अपनी राष्ट्रीय जरूरत को देखते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर जवाब तक नहीं दे पाते हैं।
मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा गया कि अगर वो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत का विरोध कर रहे हैं तो अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम फ्लोराइड, ये हेक्साफ्लोराइड, फर्टिलाइजर्स और भी केमिकल्स क्यों खरीदता है, तो इसे वो गलत क्यों नहीं मानते। उस पर राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। मैं पता करूंगा, चेक करूंगा, फिर कुछ बोलूंगा। जब किसी असल सवाल से बचना होता है तो वो यही करते। तो आई हैव टू चेक कह दिया उन्होंने। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यानी भारत पर तो वो नजर रखे हुए हैं दूरबीन से, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, वो खुद कितना व्यापार बढ़ा रहे हैं, ये उनको जांच करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इसके बारे में पता नहीं है कि अमेरिका अब भी रूस के साथ व्यापार करता है, और व्यापार करता ही नहीं है, व्यापार बढ़ाए जा रहा है। तो उनका जो ये पुतिन प्रेम है उस पर कौन जवाब देगा। यहां दो चीजें हो सकती है। या तो इस सवाल से राष्ट्रपति ट्रंप असहज हुए, उन्होंने खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सवाल को टाल दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए निशाना बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेगा उन पर टैरिफ की दरों को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसीलिए यहां सवाल यही है कि जब दूसरे देशों का रूस से व्यापार करना राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने अपने ही देश को लेकर होमवर्क, बेसिक होमवर्क कैसे नहीं किया। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिग ब्यूटीफुल, तो एक बेसिक सा होमवर्क तो करना चाहिए ना। वो खुद रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जैसे तमाम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और ये उनको पता ही नहीं है। इसकी उनको जांच करनी पड़ेगी। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह भी कहा है कि वो अगले 1 से 1.5 सालों में भारत की दवाइयों पर 150% टैरिफ लगाएंगे और बाद में इसे बढ़ाकर 250% कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि अब तक अगर आप देखिए तो अमेरिका भारत की दवाइयों पर कोई टैरिफ नहीं लगाता था। हमारी दवाइयां बिना टैरिफ के अमेरिका के बाजार में सस्ती कीमतों पर बिकती थी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अमेरिका भारत की दवाइयों के लिए अब तक सबसे बड़ा बाजार रहा है। साल 2024-25 में भारत ने अपनी 32% दवाइयां अकेले अमेरिका को निर्यात की थी, 32%। इसके अलावा अमेरिका अपनी 47% जेनेरिक दवाइयां भी सिर्फ भारत से ही आयात करता है। लेकिन अब अगर इन दवाइयों पर अमेरिका ने 150% और फिर 250% टैरिफ लगाया तो इससे भारत की दवा कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री में जो 1 करोड़ 22 लाख लोग काम करते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें होंगी और उनके लिए नौकरी पर बनाएगी। हालांकि इस टैरिफ से भारत की दवाइयां अमेरिका में भी महंगी हो जाएंगी और अमेरिका में मेडिकल इन्फ्लेशन की दर जरूर बढ़ जाएगी। इस वक्त अमेरिका में इलाज और दवाइयों की महंगाई 3.3% है और अनुमान है कि भारत की दवाइयों पर टैरिफ बढ़ने से मेडिकल इन्फ्लेशन का भी जबरदस्त विस्फोट हो सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि इस टैरिफ से अगर आप देखिए तो भारत की जीडीपी को लगभग कितना, अगर आप देखें तो नुकसान हो सकता है। आज ही आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि दुनिया में बदलते हालातों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है और अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं होगा। और साल 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5%, 6.5% होगा। यह अमेरिका के अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% से कहीं ज्यादा है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के आरबीआई पर भरोसा नहीं है तो वो अमेरिका के आईएमएफ की इस रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। हम उनको विकल्प दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि साल 2025-26 में जब पूरी दुनिया की विकास दर 3% रहेगी, तब भारत की विकास दर टैरिफ के बावजूद, जी हां, आईएमएफ की रिपोर्ट तो समझ में आती होगी व्हाइट हाउस में काम करने वाले लोगों को, 6.4% भारत का अनुमान है आईएमएफ के अनुसार, जब पूरी दुनिया 3% पर रहेगी और टैरिफ के बावजूद उनका यह एस्टिमेट है। अमेरिका की ही एक और कंपनी है एस&पी ग्लोबल, जिसका यही अनुमान है कि अमेरिका के भारी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका मामूली असर पड़ेगा। अमेरिका में हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में बनती हैं
उनमें दुनिया को कहानी से ज्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है और आज राष्ट्रपति ट्रंप भी सिर्फ यही कर रहे हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताकर दुनिया को हमारे प्रति हतोत्साहित किया, लेकिन सच ये है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से मजबूती से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आने वाले वक्त में अगर हम चौथे नंबर पर गए हैं तो यही अर्थव्यवस्था और भी छलांगे लगाने वाली है। 2015 से 25 के बीच भारत का औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहा, जो पूरे यूरोप और अमेरिका जैसे 38 देशों के औसत जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। 2015 से 25 के बीच भारत की नॉमिनल जीडीपी में 105% का उछाल आया, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 66%, जर्मनी में 44%, ब्रिटेन में 28% दर्ज हुआ। आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे 38 देशों का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग संगठन भी भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था मानता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे भारत पर पश्चिमी देशों से काफी कम कर्ज है। भारत को दुनिया की बड़ी कंपनियां सप्लाई चेन के हब की तरह देख रही हैं। भारत का शेयर मार्केट भी 2015 से दोगुना हो चुका है और पिछले 10 सालों में भारत ने शौचालय, पेयजल, गैस, बिजली, बैंक अकाउंट जैसे जो मूलभूत सुविधाएं थी उनमें जबरदस्त सुधार किए हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत तो एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन जरा इस डेड इकोनॉमी का भी कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल खुद ही खुलने वाली है। तो आइए कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं हम, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। उद्योगपति ट्रंप दुनिया के 700वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ एक उद्योगपति भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के 700वें सबसे अधिक अमीर व्यक्ति हैं और उनके बिजनेस एम्पायर का नाम है द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और शुरुआत उनकी ऐसे ही हुई थी अपने इस रियल एस्टेट सेक्टर से। अब एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि इस ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 साल में भारत में 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, 175 करोड़ रुपए तो उन्होंने पिछले 10 साल में भारत में कमाए और ये पैसा भी इस कंपनी ने बिना किसी निवेश के कमाया है। राष्ट्रपति ट्रंप की ये कंपनी दुनिया में ट्रंप टावर के नाम से बिल्डिंग्स बनाती है। ऐसे ही ट्रंप टावर्स बनाने के लिए इस कंपनी ने भारत की कंपनियों के साथ अलग अलग जगहों पर समझौते किए। ट्रंप टावर मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, इन तमाम जगहों पर है। इस समझौते सिर्फ जो रॉयल्टी को लेकर थे। रॉयल्टी का मतलब यह है कि हमारे बिल्डर मुंबई में, कोलकाता में, गुरुग्राम में, पुणे में, बेंगलुरु में, नोएडा में, हैदराबाद जैसे शहरों में कमर्शियल और रिहायशी टावर्स बनाएंगे, लेकिन इनका नाम ट्रंप टावर रखा जाएगा और सिर्फ ट्रंप टावर नाम इस्तेमाल करने के लिए ही राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक रॉयल्टी फी दी जाएगी, सिर्फ नाम रखने के लिए, जिससे वो अब तक 175 करोड़ रुपए रॉयल्टी से कमा चुके हैं। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, कितनी अजीब बात है कि जो भारत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, वहां सिर्फ अपना नाम बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं वो, और फिर ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार में दम नहीं है। शायद ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रहे हैं। कभी रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाते हैं, कभी इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके व्यापार घाटे को कम करने के लिए उससे 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन्स को खरीदे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह थी कि अमेरिका के इन विमानों और ड्रोन्स की कीमत बहुत ज्यादा थी और भारत को लग रहा था कि रक्षा खरीद का यह सौदा भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। और हम सही सोच रहे थे। आज ही ये खबर आई है कि जो भारतीय सशस्त्र बलों को जल्दी 87 नए मेल ड्रोन्स मिल सकते हैं। मेल का मतलब होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक ऐसा ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से भी तेज है। ये सभी 87 ड्रोन्स इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस में
काम आएंगे, जिन पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देखिए, भारत बहुत तेजी से बदलती परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त तौर तरीका दिख रहा है, उसके लिए हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। तभी राफेल भी इतनी जल्दबाजी में खरीदे गए और ये सुनिश्चित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा राफेल भारत के पास आ जाए। जबकि अमेरिका के, आप देखिए, ये हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका के जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स थे, इनसे कई गुना महंगे थे। अमेरिका सिर्फ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत को अपने हथियार बेचना चाहता था। अब भाई, आपके ट्रेड डेफिसिट की चिंता हम क्यों करें, अपने देश का पैसा क्यों उसमें लगा दें। लेकिन जब भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बहाना बनाया, आज भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया। और यह बात भी याद रखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार मैंने सीज फायर कराया ऐलान कर रहे हैं, उस पर आसिम मुनीर और पूरा जो पाकिस्तान की सरकार है, बूट पॉलिश PM शहबाज शरीफ तो उनके चीयर लीडर बने हुए हैं। लेकिन भारत बार बार ये दोहरा रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेगा और भारत ने किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को नहीं माना है। पाकिस्तान के DGMO ने जब झुककर ये कॉल किया कि अब हम युद्ध को विराम करना चाहते हैं, तब भारत उसके लिए तैयार हुआ। यानी इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो हुआ नहीं है। यानी जितने चीयरलीडर्स उन्होंने पाल रखे हैं अपने नोबेल प्राइज के लिए, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ। और ये खींच डोनाल्ड ट्रंप की अब छिपाए नहीं छिप रही है। अमेरिका के इस दबाव और इन दोहरे मापदंडों को पूरी दुनिया समझती है और अब तो रूस ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो भी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका के साथ अपनी 38 साल पुरानी डील को तोड़ दिया। इस डील के तहत यह तय हुआ था कि रूस शांति और स्थिरता के लिए छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को अपनी सीमा पर या समुद्र में तैनात नहीं करेगा। लेकिन अब रूस ने इस डील को तोड़ दिया है और यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका ने रूस के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात करने का ऐलान किया था। रूस के इस फैसले के बाद नेटो संगठन के 90% देश रूस की रेंज में आ जाएंगे। हम आपको बड़े मैप पर भी दिखाएंगे और वो इन देशों पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। यह दरअसल एक ऐसी खबर है जिसकी अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर व्यंग किया। आप पहले उनका ये वीडियो जरा देखिए। रूस के तेल खरीद को मुद्दा बनाकर भारत पर राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ का मीटर 50% तक पहुंच गया है, लेकिन इससे भारत रूस के साथ अपने संबंधों की गर्मजोशी खत्म नहीं कर सकता। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तब भारत के NSA अजित डोवाल रूस में है। वैसे तो यह दौरा पहले से तय था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते इसकी अहमियत अब और बढ़ गई है। रूस की समाचार एजेंसी टास ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि NSA अजित डोवाल की रूस में हो रही मीटिंग में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में भारत को रूसी तेल की सप्लाई का मुद्दा शामिल होगा। NSA डोवाल की रूस में उनके काउंटर पार्ट से चर्चा होनी है। पुतिन की इसी साल होने वाली भारत यात्रा से पहले डोवाल रक्षा सौदों जैसे अहम मसलों पर चर्चा करने गए हैं। NSA डोवाल के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर भी मॉस्को जाने वाले हैं। अब देखिए भारत किस तरह से परिस्थितियों के मुताबिक आगे की रणनीति तय करता है। NSA डोवाल का रूस दौरा डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे रहा है कि भारत रूस का संबंध दोनों देशों की विदेश नीति के डायनामिक्स पर चलता है, ना कि तीसरे देश की मनमर्जी से प्रभावित होता है। इस बीच जब NSA डोवाल रूस में है तो रशिया के डेलीगेशन ने भारत में अहम मीटिंग की। दिल्ली के वाणिज्य भवन में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग का 11वां सेशन शुरू हुआ। इसमें एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवे और माइनिंग में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। भारत वही करेगा जो भारत के देश हित में होगा। वैसे जब ट्रंप को भारत रशिया के तेल खरीद के संबंधों पर इतना एतराज है, लेकिन रूस के साथ ट्रंप का निगोशिएशन रुका नहीं है। आज राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी मुलाकात हुई। रूस ने इस बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया है। रूस ने कहा है कि उन्हें ट्रंप से कुछ सिग्नल्स मिले। बहरहाल इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी किस तरह चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में जो होता है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है,
तो भारत भी तो बताएगा ना कि हम क्या देख रहे हैं और क्या पूरी दुनिया को दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में बैठे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, इसके साथ ही सैकड़ों आतंकियों के सिर से छत छीन ली। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब इस वजह से ये आतंकी कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है और अब उसके आतंकवादी अल्लाह के नाम पर झोली फैलाकर चंदा जुटा रहे हैं ताकि भारत के हमले में ध्वस्त हुए अपने आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो बहावलपुर आप देख रहे हैं, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। जैश ए मोहम्मद मरकज सुभान अल्लाह नाम के इस मुख्यालय को फिर से बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए जैश का चीफ मसूद अजहर लोगों से चंदा मांग रहा है। इस चंदा अभियान के लिए किए गए पोस्ट में जैश ने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूं। इसमें लिखा है, अल्लाह के नाम पर हमारे घावों पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाया है। 6 अगस्त 2025 को अस्र की नमाज के बाद सभी जिहादी हर जगह जमा हो जाएं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और फिर अपनी दौलत से मुहिम शुरू करें। अपने रुमाल का ऐसा थैला बनाएं कि किसी को पता न चले कि किसने कितना पैसा दिया है। इस मुहिम से धरती के कई हिस्से जन्नत बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मरकज सुभान अल्लाह और तमाम शहीद मस्जिदें इस मुहिम की बरकत से मुस्कुराएंगी और उन्हें भी फतेह हासिल होगी। अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए तड़प रहे दीवानों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। सोचिए, ये आतंकी लोगों को मजहब के नाम पर जिहाद के लिए उकसा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं ताकि और आतंकवाद फैला सके। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखता नहीं है। पिछले 3-4 दशक में 40,000 के आसपास लोगों को जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों ने, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने मारा, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर आई लव पाकिस्तान कहते हैं। भारत ने पहले ही इन आतंकियों और इनके अड्डों को दुनिया में एक्सपोज कर दिया। भारत के ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के लोगों के साथ और भी कई आतंकी मारे गए थे और अब जैश इन ठिकानों को फिर से बना रहा है। तो क्या दुनिया को नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में किस तरह आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है, अपने अड्डे फिर से बना रहे हैं और इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। FATF को पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग नजर नहीं आती। क्या पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान को लेकर आंखें बंद ही रखनी है तो इन संस्थाओं का कोई मतलब ही नहीं है। FATF फिर है क्यों? अगर पाकिस्तान जैसे खुलेआम आतंक को पनाह देने वाले देश के बारे में न डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है न FATF को दिखता है। और अब आपको उत्तरकाशी लेकर चलते हैं, जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों को लगातार ढूंढा जा रहा है, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। आज हम इस घटना को लेकर कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नेताओं और सरकारों का रिवीजन होना जरूरी है। बार बार चर्चा होती है ना कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में वोटर रिवीजन हो रहा है, वोटर्स कौन सही है कौन पक्के हैं उनका रिवीजन हो रहा है। तो सरकारों का भी और नेताओं का भी रिवीजन जरूरी है। आम जनता सरकारों को यह सोचकर चुनती है कि ये सरकारें संतुलन बनाकर काम करेंगी। जो संसाधन है, सुविधाएं हैं आपके लिए मौजूद है, उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाएंगी। आप तक ऐसा विकास पहुंचाया जाएगा जो आपके लिए टिकाऊ होगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों और देखिए होता कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ होगा। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो पाता है? अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक केस स्टडी मान ले तो ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों की अब तक की सरकारों ने अपनी नीतियों में गंभीरता नहीं दिखाई है। इन राज्यों में आज तक ऐसा ही विकास हुआ है जो यहाँ की प्राकृतिक संरचना के खिलाफ था। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, दोनों तरफ से आई हुई तस्वीरें, उतना दोनों राज्य हिमालय क्षेत्र में बसे हुए हैं। देखिए, इस बात को समझिए। बीते दिन उत्तराखंड में जो घटना घटी है उसके बाद पूरे देश में लोग ये सोच रहे हैं कि एक कुछ सेकेंडों में, मतलब 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिखा, किस तरह की आफत इन लोगों में आ गई। कई लोग जिंदा दफन हो गए।
लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी आ रही तस्वीरें उतनी ही परेशान करने वाली हैं। तो समझिए, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये दोनों राज्य हिमालय क्षेत्र में बसे हुए हैं। हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पहाड़ जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं और जो अब भी जीवित हैं, नाजुक हैं। जीवित पहाड़, लाइव माउंटेन्स कहा जाता है। आपको इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा कि आज जिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, वहां आज से करोड़ों साल पहले समुद्र हुआ करता। इसे टेथिस सागर कहते थे, जो एशिया और अफ्रीका के बीच फैला हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे समुद्र की जगह पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। आप जिसे जमीन का टुकड़ा कहते हैं, जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। माना जाता है कि 20 से 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट्स से टकराने लगी। जब इन दोनों प्लेट्स में टक्कर हुई तो टेथिस सागर का फर्श यानी सी फ्लोर दबना शुरू हो गया। इससे इस सागर की मिट्टी और चट्टानें ऊपर उठने लगी और इस तरह इस क्षेत्र में ये पहाड़ बन गए। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसीलिए हिमालय में पहाड़ों के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है, इसे सिस्मिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ हिमालय नहीं, यहाँ आप नीचे के इलाकों में भी आ जाएंगे तो दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम ये जो जगह है, इन सभी जगहों तक भी ये हमेशा अर्थक्वेक का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए आज भी अगर हर साल हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि माउंट एवरेस्ट लगातार, आप सोचिए, हर वर्ष एक पूरे साल में 0.2 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों को जीवित पहाड़ भी कहा जाता है। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ पाएं कि हिमालय के पहाड़ आज भी ठोस नहीं है। जब इन पहाड़ों को विकास और पर्यटन के नाम पर अंधाधुंध तरीके से खोदा जाता है तो ये पहाड़ अंततः सरेंडर करने लगते हैं और फिर वो होता है जो उत्तरकाशी में हो। आज पूरा देश उत्तरकाशी में त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर हैरानी जता रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें हैरानी जैसा कुछ नहीं है। जो पहाड़ पहले से फ्रजाइल यानी नाजुक और कमजोर है, जहां जरा सी बारिश में मिट्टी ऐसे बहने लगती है जैसे कीचड़ लगती है, कीचड़ बहती है, और जहां सेडिमेंट्री रॉक्स है यानी ऐसे पत्थर और मिट्टी है जिनके बीच मजबूत पकड़ नहीं है, वहां अगर बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे, दुकान, बाजार बनेंगे, पेड़ काटे चले जाएंगे, तो फिर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आप खुद सोचिए कि अगर आप ऐसे टेबल पर ताश के पत्तों को खड़ा कर रहे हैं, जो टेबल हिलता रहता है, जिसमें खुद ही ग्रोथ हो रहा है, तो वो ताश के पत्ते कैसे नहीं बिखरेंगे? और यहां भी वही हुआ है। जो हिमालय क्षेत्र एक जियो डायनामिक जोन है और जहां की जमीन कभी भी बदलती, खिसकती रहती है, वहां पर्यटन के नाम पर पहले से ही नाजुक पहाड़ों को अंदर तक खोद डाला गया है। आज भी यही खबर आई है कि 2013 में उत्तरकाशी के धराली गांव का एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में ये पता चला था कि धराली के मूल निवासी जो चट्टान के ऊपर ही रह रहे हैं। आप सोचिए, मतलब ये धराली में जो लोग रह रहे थे, वो रिपोर्ट बाकायदा कह रही थी कि वो एक चट्टान के ऊपर, लेकिन गंगोत्री धाम के कारण इस इलाके पर बाहरी लोगों का जो दबाव पड़ा है, उसकी वजह से ऐसी जगहों पर इमारतें, होटल, होम स्टे, दुकानें बनती चली गई, जिसे डिपॉजिट एरिया या अलूवियल फैन भी कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां पहले आई बाढ़ का मलबा जम जाने से बड़ी चट्टान बन जाती है और ये चट्टान एक पहाड़ जैसी दिखने लगती है। नदियों के पास ऐसे क्षेत्र में निर्माण को लेकर सख्त प्रतिबंध होते हैं, लेकिन धराली में बाढ़ के मलबे पर कई इमारतें बन गई और जब यहां फिर से मलबा और पानी आया तो सोचिए क्या तबाही मची है। जब पहले और बाद की तस्वीरें देखिए तो इंसान कांप जाए। हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में होता है। आपके पास अगर प्रशासन की जेबें गर्म करने के लिए पैसा है तो आप भारत में बीच सड़क पर कब्जा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं और ये पूरे देश में होता है। धराली में भी यही हुआ है। पिछले 20 साल में धराली में गंगोत्री धाम की यात्रा के कारण कंस्ट्रक्शन कई गुना बढ़ गया। शहरों के लोग यहां ट्रैकिंग के लिए आने लगे। इस ट्रैक को सातताल ट्रैक भी कहते हैं,
जिसमें धराली गांव से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई वाली पगडंडी पर चलकर लोग सात ताल क्षेत्र में जाते हैं। और इसे सात ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 7 खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें से कुछ झील बरसात के वक्त ज्यादा भर जाती हैं। लेकिन तय हमें करना है, ऐसा नहीं है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं इससे इशारा यह है कि पर्यटन को रोकना है, नहीं, लेकिन हमें समन्वय बिठाना ही होगा। हमें यह तय करना होगा कि अगर केदारनाथ के बाद आई हुई सरकारी रिपोर्ट यह कहती है कि कितने पर्यटक एक बार में आएंगे, आपको इस पर फैसला लेना है, तो यह नियंत्रित करना सरकार का काम है। उत्तराखंड की सरकार को ऐसा लगता है कि धराली में आई इस तबाही के पीछे भी यही झीलें हो सकती हैं, और ऐसा लगता है कि लगातार बारिश के बाद इनमें से किसी झील का जल स्तर बढ़ा और इसके बाद धराली के खिरगाड़ यानी बरसाती नाले में बड़ी मात्रा में पहाड़ों का मलबा और पानी आया, और इतनी तेजी से आया, जो बीते दिन की तस्वीर है वो दिखा दीजिए। धराली गांव को पर्यटन और जो पानी आया बहुत बहाव के साथ ऊपर से, वो ऐसे आया। देखिए, धराली गांव को पर्यटन और विकास के नाम पर हुए कंस्ट्रक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यहां देवदार के कुछ पेड़ भी काटे गए, जिससे इस विनाश ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। हम पेड़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, पेड़ों को अपनी सुविधाओं के लिए बेरहमी से काट देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में पेड़ों को विकास के लिए काटा ना जाए तो ये पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मजबूत बनाकर रखते हैं, भूस्खलन की घटनाएं इससे कम होती है। लेकिन जब हिमालय के किसी क्षेत्र में पेड़ नहीं होते या कम पेड़ होते हैं तो वहां बारिश के दौरान मिट्टी को पकड़ कर रखने के लिए कुछ नहीं होता, और इससे ये मिट्टी बह जाती है। ये त्रासदी कई लोगों की जिंदगियों को आने वाले वक्त में निकल जाती है। 1950 में आप देखिए, उत्तराखंड के 70% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन आज सिर्फ 45.4% क्षेत्रफल में जंगल है। हिमाचल प्रदेश में भी 1950 से 30% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन अब सिर्फ 24% क्षेत्रफल में जंगल रह गए हैं। इन जंगलों को भी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन, जी हां, इमारतें बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए काट दिया गया है। 1950 के आसपास उत्तराखंड में सिर्फ 2000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, लेकिन 40,000 किलोमीटर का रोड अब है। हिमाचल प्रदेश में भी 1948 में 288 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, लेकिन अब यही रोड नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का है। देखिए, रोड नेटवर्क का बनना सभी के मन में आएगा कि ये कनेक्टिविटी कैसे खराब हो सकती है, जमीन पर नहीं हो सकती है। जो समतल इलाके हैं, देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर ये बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन पहाड़ों में तो आपको एक संतुलन बनाना होगा। पर्यावरणविदों के साथ आपको तय करना होगा कि आप वहां पर कितना कंस्ट्रक्शन चाहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों के कम से कम 66% इलाके में जंगल होने चाहिए, बाकी के इलाके में रिहायशी बसावट होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सिर्फ औसतन 22.4% इलाकों में जंगल है, और बाकी जगह पर पर्यटन के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल्स बन चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि पर्यटन के नाम पर इन पहाड़ों को सिर्फ अब की सरकारों ने खोदा है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तब ब्रिटिश अधिकारियों को भारत की गर्मी काफी परेशान करती थी। इस गर्मी से बचने के लिए वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई हिल स्टेशंस विकसित करते थे और इन राज्यों को अपने लिए वेकेशन स्पॉट बना दिया। इनमें 1819 में शिमला, 1820 के दशक में धर्मशाला और डलहौजी, 1819 में कुफरी, 1850 में कसौली, 1823 में मसूरी, 1825 में लैंडौर, 1841 में नैनीताल, 1869 में रानीखेत और 1887 में लैंसडाउन जैसे हिल स्टेशंस को विकसित किया गया। इनमें भी लैंसडाउन का नाम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया। लैंडौर का नाम वेल्स के गांव के नाम पर रखा गया। हिमाचल के डलहौजी का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। और शिमला को भी देवी काली के एक रूप के लिए श्यामला कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों को श्यामला बोलने में मुश्किल होती थी, इसलिए उन्होंने इसका भी नाम शिमला कर दिया। और इन सब हिल स्टेशंस पर मॉल रोड्स बना दिया। आप अगर गए होंगे इन जगहों पर तो बीचों बीच एक बहुत बड़ा मॉल रोड होता है। इन्हें बनाने का जो मकसद था
वो समझिए क्या था कि जब अंग्रेज गर्मियों में यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए तो उन्हें एक ऐसा खुला, सुरक्षित, साफ रास्ता मिले जहां वो शाम को टहल सके, घोड़े पर सवारी कर सके, एक दूसरे से मिल सके। लेकिन बाद में जब अंग्रेज वापस अपने देश लौट गए तब भारत के लोगों ने गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर छुट्टियां मनाना शुरू किया। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी वैसे वैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पर्यटन का बेहिसाब बोझ पड़ने लगा और इसके पीछे एक मजबूरी भी थी। हिमालयन रेंज के पहाड़ों में यही दो राज्य ऐसे हैं जहां अंग्रेजों के कारण कई हिल स्टेशंस बने और आज भी आसानी से वहां जाया जा सकता है। अगर आप लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाना बहुत आसान है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा जा रहे थे। यानी साफ दिखता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में ये आया कि इन जगहों पर पहाड़ी में और आसपास में, अगर आप देखेंगे दिल्ली आसपास के इलाकों से तो लोग खर्च भी कम होता है। अगर आपको अरुणाचल जाना है या कोई बीच के इलाके में जाना है जहां पर गोवा जैसी जगह पर, तो आपको शायद फ्लाइट में, ट्रेन में ज्यादा पैसा लगे, लेकिन यहाँ से लोग भाड़े की गाड़ी से या अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंच जाते हैं। अगर आप इस नक्शे में ही देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में 74 करोड़ लोग रहते हैं जिनके पास पहाड़ों पर घूमने के लिए मुख्य रूप से दो ही विकल्प हैं, हिमाचल, उत्तराखंड। अब अगर 74 करोड़ लोगों के लिए दो ही राज्यों के पहाड़ बचेंगे तो आप खुद सोचिए कि पर्यटन इन राज्यों के लिए मुसीबत का पहाड़ नहीं बनेगा। ये सारी समस्याएं जिनके कारण इन राज्यों में कुदरत की अनदेखी होती है और इस अनदेखी के कारण हमें इस तरह की त्रासदी को देखना पड़ता है।